नमस्कार प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने नंदिनी आईएएस में स्वागत है और हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग जो आपकी परीक्षा यूपीएससी आईएएस की जो 25 मई 2025 को आयोजित होने वाली है उसके अनुसार आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और इसी के तहत ये लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच तो आप लोगों के लिए आपके संस्थान नंदिनी आईएएस संस्थापक सर शक्ति सिंह के माध्यम से ये डिजाइन किया गया है, जिसका आप लोग भरपूर फायदा उठाइए। और इस बैच में हम आपको इतिहास कवर कर रहे हैं और ज्योग्राफी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और इतिहास की एनसीईआरटी हम आपको कवर कर रहे हैं। और हम आपको इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे और आपको पता है, हमने आपको कल बताया था कल लेक्चर में कि आपकी इस ज्योग्राफी का आपकी प्री परीक्षा में, आपकी मेंस में, आपके इंटरव्यू में क्या उधर रहा है और क्या योगदान होता है और कैसे इसका स्कोर बच्चे आसानी से अलग स्टूडेंट से करते हैं। ये ज्योग्राफी आपको वो कॉन्सेप्ट देगा क्योंकि आपको चीजें रटनी नहीं है, रटने से तो ज्योग्राफी किसी ने याद कर ही नहीं पाई, ये चीजें समझनी है। जैसे हमने कल का जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें जो हमने चीज समझी थी वैसे ही चीज हम समझेंगे इसमें। और हमने आपको बताया कि आपके प्री एग्जाम में इसका 30 से लेकर 35% योगदान होता है, जो हमने आपको कल बताया। मेंस में जाएंगे, जीएस पेपर फर्स्ट देखिए कितना बड़ा योगदान है, आईआर देखिए, इंडियन सोसाइटी देखिए, इकोनॉमी देखिए। और यहाँ तक आप जब ऐसे लिखते हैं ना निबंध 250 मार्क्स का होता है, उसमें से 125 मार्क्स आपकी यही ज्योग्राफी देता है। इंटरव्यू में देखिए, इंटरव्यू लेने वाले जो बैठक होती है इंटरव्यू वालों की, वो आपसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं कि आपकी ज्योग्राफी कंडीशन क्या है, ये देश कहाँ पड़ता है, उसका अपने देश से क्या संबंध है, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये पूछ लेते हैं। तो इसीलिए हम आपको आपकी नींव को मजबूत करने के लिए विश्वास कीजिए, अगर आप इसे कर ले जाते हैं तो आप जो 25 मई को जो पेपर होगा ना आपका आईएएस का, आप वहां से हस्त वो लौटेंगे। ये तो आप हमारे साथ रहेंगे तो। और आप हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, जो भी लेक्चर करा रहे हैं, जो भी टॉपिक करा रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, अच्छा करेंगे। आप इतिहास को कवर कीजिए, ज्योग्राफी कवर कीजिए। हमने इससे पहले जो हमारा जो कल का लेक्चर हुआ था, हमने आपको बताया था, क्या बताया कि हमारा सौरमंडल के बारे में। हमारा सौरमंडल ये बहुत छोटा हिस्सा है। आप ब्रह्मांड को देखिए कितना बड़ा है, पता नहीं है, विज्ञान को खोज नहीं कर पाई। आकाशगंगा कितनी है, लाखों में आकाशगंगा है। आकाशगंगा में तारे कितने, करोड़ों में तारे। और उसी एक जो आकाशगंगा का जो एक आकाशगंगा है मिल्की वे, वो हमारी आकाशगंगा है। और उसमें जो एक हमारा जो परिवार है ना सौरमंडल वाला, वो उसी का हिस्सा है, जिसका मुखिया सूर्य है। और जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें देखो, हमने कहा क्या, हमने ये कहा कि आपको रटना कुछ नहीं है। हम आपको ये मानते हैं जैसे आपके हाथ में 10 ये पंजे पंजे हैं, मतलब आपके हाथ की उंगलियां हैं, ये 8 उंगली है, 2 अंगूठे हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो 2 अंगूठे हैं आप इन्हें क्षुद्र ग्रह पट्टिका मानिए। इनको समझाने का तरीका बता रहा हूँ, चाहे आप सूर्य इधर मानिए चाहे आप सूर्य इधर मानिए, वो आपकी इच्छा है। अगर हम अपने हाथों को ऐसे रखते हैं तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह पट्टिका मैंने ऐसे कर ली। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, हमारे 8 ग्रह हो गए। कहाँ रटना है, रटना ही नहीं है, समझना है बस। और जो ग्रह सूर्य के नजदीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वो हमारे आंतरिक ग्रह है, वो चट्टानों से बने हैं। और जो क्षुद्र ग्रह पट्टिका के बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह हैं, जो तरल पदार्थों से, गैसों से बने हुए हैं। तो हमने इन चीजों को आपको कल बता दिया था, कितने चंद्रमा इनके, पिंड क्या होते हैं, खगोल पिंड क्या होते हैं, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, ये हमने कल आपको बता दिया। और आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे कल के लेक्चर को देख लीजिए। और आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा ये, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश, देशांतर। हम इनके बारे में क्या जानेंगे, हम इनके बारे में ये जानेंगे कि आपका जो पृथ्वी है, आपका महासागर कहाँ है, प्रशांत महासागर कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ पर है, भारत की स्थिति कहाँ है, विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, यूरोप कहाँ पर है, चीन कहाँ है,
इन चीजों को सही स्थिति जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी होना जरूरी है। लेकिन इन्हें हम ऐसे सीखेंगे आज कि आपको ये लगना लगेगा ये क्या है, ये लाने खींची हुई है। तो इसीलिए आप लोग हमारे लेक्चर को पूरा देखेंगे अगर अच्छा कंटेंट लेना है तो। और आप, जब मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा कर लेंगे इसे हमारे साथ रह करके, तो आपकी जो एग्जाम होगी ना, तो आप कुछ अपने आप को अलग ही पाएंगे। तो हम आपके इसको शुरू कर रहे हैं, अध्याय नंबर 2 को। हमने आपको बताया, देखिए इन्होंने ये कहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। मतलब पूर्ण रूप से गोलाकार तो ये हो गया ना, ये हो गया पूर्ण रूप से गोलाकार। पर ये बोल रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। कैसी है तो फिर? ऐसी है, इधर देखो, ये ध्रुवों की तरफ चिपटी हुई है और बीच में उभरी हुई है, उठी हुई है। तो उन्होंने ऐसी पृथ्वी की कल्पना की है और उन्होंने बताया है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है और यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। वह हमने आपको बता दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। हम आपके लिए क्या लाए, हम भी आपके लिए ग्लोब लेके आए हैं, है ना। ये तो छपा हुआ ग्लोब है जो आपको इसमें चित्र में कॉपी इस आपकी किताब में लगा हुआ है। एक हम आपके लिए हकीकत ग्लोब लेके आए हैं, देखिए ये रहा, देखिए। अब आप इस ग्लोब को देख रहे होंगे, ये घूम रहा है ना, ये ग्लोब इधर घूम रहा है करके। ये बाएं से दाएं घूमता है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व घूमता है ये। और ये जो घूम रहा है ना, ये जो आपका लगा हुआ है, ये अक्ष बोलते हैं इसे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है ये। हमने कल आपसे कहा था घूर्णन, ये घूर्णन क्या है? यही है घूर्णन। अब आप हमें सूर्य मान लीजिए, क्या मानेंगे? सूर्य मान लीजिए, 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लीजिए हम सूर्य हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है यूं करके। अब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा भी तो करेगी, देखिए ऐसे घूमेगी सूर्य के चारों तरफ ऐसे के। पृथ्वी घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमा भी कर रही है, दो दो काम कर रही है, देखिए। इसी देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, उससे तो दिन रात होता है। लेकिन ये जो चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना, इससे ऋतुएं चेंज होती है। जब सर्दी गर्मी बरसात का जो मौसम देखते हैं ना, ये सूर्य के चारों तरफ घूमने से होता है ये। तो ये सूर्य का जो एक चक्कर आपका ग्लोब है ना, ये 365 दिन 6 घंटे में लगा पाता है। लेकिन आप 6 घंटे को अपनी सुविधा के अनुसार इसे काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? दिक्कत होगी। देखिए जैसी 4 साल होती है ना, फिर हम इन 6 दिन 6 घंटों को भी 6+6+6+ करके काउंट कर लेते हैं। तो 24 घंटा होता है ना, जो आपका एक दिन बन जाता है 24 घंटे का, वो एक दिन आपकी जब 365 में जुड़ता है ना, वो 366वां दिन होगा ना, वो चौथे साल में होगा, जिसे आप बोलते हैं लीप ईयर। और जो फरवरी आपकी पड़ती है वो 28 की जगह 29 हो जाती है उस साल। तो हमने आपको इसके बारे में बता दिया। और इस ग्लोब में और चीज आप देखिए, वैसे तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा, यदि आप तैयारी करते हैं, आप इसको अपने पास रखिए। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, आप इतने पैसे खर्च कर देते होंगे, एक 400-500 रुपये आप इसके लिए खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये जरूरी है ये। आप ये तो समझेंगे कहाँ पृथ्वी हमारे घर में पड़ी रखी हुई है। हम इसमें अपने सागर को देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे, अपने भारत की स्थिति को देखेंगे, अक्षांश रेखा देखेंगे, देशांतर रेखा देखेंगे, नदियां देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, पठार देखेंगे, पर्वत देखेंगे इस अक्षांश पर। और आपका इस दिमाग को भी केंद्रित करेगा ये। आप इसे क्यों नहीं खरीद लेते? खरीदिए, अपने पास रखिए। तो हमने आपको यही समझाने के लिए ये दिखाया था। बाकी चीज तो हम इसमें आपको बता ही देंगे। तो हमने आपको ग्लोब दिखा दिया, और इस ग्लोब का ये प्रतिरूप है ना, वही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का प्रतिरूप ही ग्लोब दिखाया गया है। ऐसी पृथ्वी हमको दिखती है। लेकिन पृथ्वी पर हकीकत में जो आपको ये दिख रहा है ना, ये अच्छ अच्छ नहीं होता। और जो आपको जो रेखा दिख रही है ना, विषुवत रेखा, ये दशांतर रेखा, वो भी नहीं होती। ये काल्पनिक इमेजिन के लिए रख दी गई है, बना दी गई है, समझने के लिए, चित्र को बांटने के लिए। जिससे हम
मानव को समझने में आसानी हो। तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ। देखिए, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सदैव पूर्व ग्लोब को देखिए, जो हमने आपको अच्छे से दिखा दिया, एक एक बात को बता दिया हमने। तो ग्लोब की पृथ्वी का लघु रूप ही आपका क्या है? पृथ्वी का लघु रूप ही है ग्लोब, प्रतिरूप ही है ये। और आपको ये ग्लोब इसमें और दिखा दिया आपके इस चित्र में, आप देखिए ये ये ना, ये अच्छा है ये। तो ये पृथ्वी घूर्णन करती है ना अपने अक्ष पर, ये अच्छा है। ठीक है, तो हम इससे आगे देखते हैं क्या लिखा है। ग्लोब विभिन्न आकार में प्रकार के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, इसको तो हम ले आए अपने साथ। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पॉकेट में रखिए और चलिए अपने साथ रखिए उसको, और जहाँ आप पढ़ रहे हैं आप उसको वहां रख सकते हैं। गुब्बारे जैसे भी होते हैं जिनमें हवा भरी जाती है, देखिए। तो इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाया जा सकता है, इन ग्लोबों को। ग्लोब इस तरह नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जिस कुम्हार का पहिया, जैसे हमने आपको अभी घुमा के दिखा दिया, घूम रही थी ना पृथ्वी, मैंने आपको अभी ग्लोब घुमा के दिखाया था, ऐसे घूमता है ये। आगे देखेंगे, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उसके सही आकार में दिखाया जाता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अगर हम पृथ्वी के समान किसी गोले को लेते हैं, अगर हम उस पर किसी बिंदु को हम इंगित करें, तो जब तक आपको इन अक्षांश देशांतर की नॉलेज नहीं होगी, आप नहीं बता सकते। अक्षांश पता होना चाहिए, देशांतर पता होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध पता होना चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध पता होना चाहिए, पूर्वी गोलार्ध पता होना चाहिए, पश्चिमी गोलार्ध पता होना चाहिए, तब आप सही सही स्थिति बता सकते हो उसकी। इसके बिना नहीं। हम आपको हर चीज बताएंगे, आप हमारे साथ रहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। मैंने बताया कुछ बिंदुओं, कुछ रेखाएं, आप देख सकते हैं। देखेंगे आप लोग। अब आप, इसमें बताया गया है कि आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। क्या सुई जो ग्लोब में है ना, कैसी सुई अवस्था में? फिर आप देख लीजिए, मैं आपको फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। ये इस सुई की बात कर रहे हैं, इसकी, ये झुका हुआ तो है ना, इसके इसी के आधार पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई दिख रही है, देखिए, दिख रही है ना। तो वही हम आपको बता रहे हैं। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपको यदि हमारे लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजिए भेजिए, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित है, होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? अक्ष कहा जाता है। इसको उन्होंने, इसको अक्ष बोला है, इसको। घुसी हुई सुई है ना, इस सुई ऊपर से यहाँ तक देखो, इसमें अंदर से घुसी हुई दिख रही है आपको, और जिसमें, जिसके द्वारा ये पृथ्वी, ग्लोब आपका घूर्णन कर रहा है, इसी को अक्ष बोला है, इस सुई को। आपको समझाने के लिए उन्होंने बताया है, आपको चीज समझ में आएंगी। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है ना, उसे उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आपको मैं फिर एक बार दिखाता हूँ इसके लोगों को। अब ये यहाँ से सुई ऊपर से गुजरी है, नीचे से निकली हुई है ना, आपको दिख रही होगी। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और नीचे का जो हिस्सा है ना, ये जहां से सुई निकली है, ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों हिस्सा हो गए, तो आपको ध्रुव के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी हम इनके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, और जहां जैसी जरूरत होगी हम वैसे आपको बताते चलेंगे। तो ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। तो आप एक बात ये नोट कर लीजिए कि हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ना, घूर्णन,
वो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर होता है। ये रहा हमारा पूर्व और ये रहा हमारा पश्चिम। तो पृथ्वी इधर से इधर को घूमती है। और ये वाला हाथ हमारा दायां हो तो हो गया, मतलब दायां। और इधर बायां। तो आप ये भी बोल सकते हैं पृथ्वी हमारे बाएं से दाईं ओर घूमती है ना। तो मैंने आपको सारी चीज बता दी है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये अपने अक्ष पर चार ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मेरे बाप को बता दिया ये कैसी है। ऐसी पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती, ये एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है ना, वो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। अब इसमें देखिए कौन सी काल्पनिक रेखा है इसके अलावा। ये काल्पनिक रेखा है, ये वाली जो ये रेखा ना, जो उसमें आपको दिख रही है ग्लोब में, ये बीच से ये काली काली, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा होती नहीं है। अब ये काल्पनिक रेखा इस ग्लोब को दो भागों में बांटेगी, उत्तरी दक्षिणी, है ना। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये रेखा बांट रही है। ये है काल्पनिक, समझने के लिए आपको बता दीजिए ये। तो हम आपको हर चीज बता रहे हैं। तो ग्लोब को क्या करती है, दो बराबर भागों में ये बांट देती है। आगे देखते हैं। और इसे बोलते हैं विषुवत वृत्त। क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त बोलते हैं इसे, जो ग्लोब को दो भागों बांट देती है, जो आपके इस गोले को क्या करती है, दो भागों बांट देती है इसको। देखिए ग्लोब है ये वाला, और ये जो आपकी रेखा जो डॉट डॉट दिख रही है ना, ये आपका विषुवत वृत्त है। यही आपका विषुवत वृत्त है, जिसका मान होता है 0 अंश। तो 0 अंश मान होता है इसका। हम उसको हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे, थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए ये ये हमारा ग्लोब है, यानी हमारी पृथ्वी है ये, है ना। ये पृथ्वी है। और ये 0 अंश विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ये आपके इससे इधर वाला हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध होगा। उत्तरी गोलार्ध। और इस विषुवत रेखा के नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब आप ये सोच रहे होंगे, इस वृत्त में, इस गोले में, या जो आपको ग्लोब दिखाया गया है, या ये पृथ्वी, आपको जो पृथ्वी जो चित्र आपको दिखाया गया है ना, इसमें ये विषुवत रेखा के नीचे भाग तो छोटा दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा उन्होंने इसमें दिखा दिया, पर ऐसा है नहीं है। जितना हिस्सा इसके ऊपर होता है ना, उतना हिस्सा इसके नीचे होता है। जैसा आप इस ग्लोब में देखिए, ये आपको क्यों छोटा दिखाई गया है। देखिए ये ना, ये हिस्सा, आप या हम इसे ऐसे दिखाएं, तो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा आपको बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ से आपको छोटा दिख रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे प्रतिरूप कर दिया है, जबकि है बराबर। इधर देखिए, जितना ऊंचा इधर है, इतना इस नीचा इधर है, ये बराबर बटा हुआ है। वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन है बराबर। तो हमने आपको बता दिया, उत्तरी गोलार्ध हो गया विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग, विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। आगे देखते हैं। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। इस जो पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध हो गया, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, यानी नीचे दक्षिण की तरफ।
ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया जो मैंने आपको बता दिया। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। कैसे? ये बराबर के आधे भाग हैं, ये आपको दिख रहे होंगे छोटे बड़े, लेकिन बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है। क्या है? एक काल्पनिक व्रत है ये। विषुवत व्रत कैसा है? विषुवत व्रत एक काल्पनिक व्रत है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। इसके माध्यम से पृथ्वी पर जो विभिन्न स्थान है ना, वो बताने में आसानी होती है, उसको हम आसानी से बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत से लेके जो ध्रुव है ना, अब देखिए, ये भी ध्रुवी भाग है, उत्तर ध्रुव हो गया ना, ये भी उत्तरी ध्रुव भाग है। और नीचे ये भी दक्षिणी ध्रुव भाग है। नीचे ये भी दक्षिणी ध्रुव भाग है, दक्षिणी ध्रुव है ये भी। अब इस विषुवत रेखा के चाहे उत्तर में अक्षांश रेखा हुए, ये अक्षांश रेखा है ये वाली, या इसको हम अक्षांश रेखा को समानांतर भी बोलते हैं, समानांतर रेखा भी बोलते हैं। अब इस विषुवत वृत्त के जो रेखा है ना, ये भी रेखा, ये भी हमारी अक्षांश रेखा है, समानांतर रेखा है। ये जो रेखा है ना 40 अंश उत्तरार्ध है ना, 40 अंश उत्तर लिखा है ना, ये भी हमारी अक्षांश रेखा है, ये भी हमारी अक्षांश रेखा है। और इसके जो दक्षिणी भाग में जो रेखा है ना, इसी तरह जो ऊपर जो दिखाई गई है आपको, वैसे ही दक्षिणी भागों में भी ये भी आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। तो अब हम समझ पा रहे होंगे, या आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो आपको समझा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अक्षांश रेखा क्यों कौन सी होती है। अक्षांश रेखा यही होती है ना। आपके ग्लोब में ये ग्लोब है, ये आपकी विषुवत व्रत रेखा है, ये आपकी क्या है, विषुवत रेखा है, जैसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, आपको जो काली काली दिख रही है। इसके ऊपर जो भी और रेखा है खिंची हुई है, ये खिंची हुई है, ऐसे योकर खिंची हुई है, ये खिंची हुई है, ये भी खिंची है, इसके नीचे भी दक्षिणी गोल, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये विषुवत व्रत रेखा है। विषुवत व्रत रेखा के उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हो गया। विषुवत रेखा के दक्षिण में ये नीचे तक ये दक्षिणी गोलार्ध गोलार्ध हो गया। अब विषुवत वृत्त के उत्तर में जो रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश, इनको भी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। दक्षिणी भाग में भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं होकर के। तो ये जो रेखा खींची है ना, लेटी लेटी सी, ये अक्षांश रेखा हो गई। हाँ? अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी पता करेंगे। यदि आप बने रहेंगे ना, तो अच्छा सीख जाओगे। तो अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो अक्षांश है ना, ये अक्षांश रेखाएं, ये भी जो वैल्यू होती है, उनको अक्षांशों को किसमें मापते हैं? अंश में मापते हैं। जैसे 68 अंश, है ना, ऐसे 97 अंश, ऐसे ऐसे मापते हैं। विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत व्रत है ना, ये वाली, ये विषुवत व्रत, ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि ये सीधी रेखा होती है पृथ्वी के चारों तरफ। ये इसकी वैल्यू 0 है, इसका कोण 0 है, इसलिए इसको 0 अंश अक्षांश बोला गया है, विषुवत व्रत रेखा को। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाते हैं, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चार ओर के वृत्त का एक चौथाई है। अब देखिए, समझिए इस बात को। देखिए, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, देखिए इसको देख लीजिए, ये है ना, ये आपकी विषुवत वृत्त है जो आपको दिख रही है काली काली, इसका मान 0 अंश है। 0 अंश अक्षांश बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको विषुवत वृत्त रेखा बोलते हैं। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी सेम है। जितनी दूरी यहां से यहां तक की होगी, उतनी दूरी यहां से यहां तक की होगी। ठीक है।
अब यहाँ से ये घूमती हुई चारों तरफ घूमती हुई होकर यूं करके यहाँ तक ये पूरा एक राउंड बन जाता है इसका, जिसका मान होता है 360। और कितना होता है? 360 होता है ना? देखिए, तो इसका माप होगा 360, है ना? तो 360 अंश का बोलते हैं गुणा के लिए, अंश का एक बट्टा लिखा ना, अंश का 1/4 बार जो निकलेगा ना, इसका वैल्यू जो निकलेगी वो क्या होगी? वो वैल्यू होगी आपकी 90 अंश। तो ये इस प्रकार 90 अंश, अब 90 अंश क्यों होगी? इस का की जगह ना, देखिए हम थोड़ा अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन और ही कर देते हैं। देखिए, 360 अंश का हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4। अब इसका 1/4 का इसमें करेंगे गुणा, 360 अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360/4। अब इसका 4 का देंगे भाग इसमें 360 में, तो कितनी वैल्यू निकलेगी? 90 तो मानागा, 4 ने में 36, 4 ने में 36, जीरो ये बचेगा, 90 अंश बचा। अब ये 90 अंश आपके इस विषुवत रेखा से और इस ध्रुव तक का मान कितना होगा? 90 अंश यहाँ होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, जो अक्षांश का जो कोण बनेगा ना, वो 90 अंश का बनेगा। अब यहाँ विषुवत वृत्त से लेके इस दक्षिणी ध्रुव की दूरी या जो मान बनेगा, कितना बनेगा? 90 अंश दक्षिणी ध्रुव पर। इसलिए तो हम ध्रुव पर जो वैल्यू दी रखी होती है ना, कोण का मान 90 अंश दे रखा होता है। अतः इसका माप होगा जो 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, देखिए मैंने आपको बता दिया, 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। उत्तरी अक्षांश ध्रुव को यानी इस ध्रुव को बताता है। ये ध्रुव है ना, ये वाला, इस ध्रुव को बताता है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव ये, और 90 अंश दक्षिणी ध्रुवांश, दक्षिणी ध्रुव ये वाला बताता है। 90 अंश दक्षिणी ध्रुव ये वाला विषुवत रेखा से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, जो मैंने आपको बता दिया। और ये 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। हमने इन चीजों को बड़े अच्छे समझ लिया। आपको टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, चीजें तो क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं। बार बार तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, बार बार ये तो नहीं देखेंगे ज्योग्राफी इतनी कठिन, अरे नहीं, बिल्कुल सरल है, बस समझ लो, हमारे साथ साथ इसको समझ लीजिए। और फिर वीडियो उपलब्ध है आपके पास, दोबारा देख सकते हो। और ना समझ में एक बार में आ रहा हो फिर तो मैं तो आपको 100% समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको ना लग रहा हो तो आप इसको दोबारा देख लीजिए। कितनी बड़ी सुविधा उपलब्ध है आपके पास ऑनलाइन की, देख लीजिए, 3 बार चाहो 3 बार देखो, ऐसा कौन पढ़ाएगा आपको। देखिए, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को, जो विषुवत वृत्त की, देखिए इस प्रकार जो विषुवत वृत्त है ना, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त की जो भी समानांतर रेखा है ना उत्तर दिशा में, को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। विषुवत वृत्त के, देखिए ये जो विषुवत वृत्त है ना, ये विषुवत वृत्त के जो उत्तर में जो भी अक्षांश रेखा है ना जो खींची गई है, इनको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और विषुवत वृत्त के दक्षिण में जो भी अक्षांश रेखा खींची गई है ना, इसको दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। इतना सरल तो है, बिल्कुल सरल है, हाँ कठिन है। इनको विषुवत वृत्त का दक्षिणी में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, मैं आपको बता दिया। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जब हम इनको लिखते हैं ना, बताते हैं उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो उत्तरी दक्षिणी इसके साथ लिखा जाता है। वही उन्होंने कहा है। क्या कहा है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं।
इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर को हम ऐसे लिख देते हैं, उत्तर, या दक्षिण को भी लिखा जाता है सामान्यतः ऐसे, उत्तर को ऐसे ऊ लिख देते हैं और बिंदु लगा देते हैं, और दक्षिण को ऐसे लिख देते हैं, बस अपना काम हो जाता है। हम क्यों लिखें पूरा उत्तर, वो समझना चाहिए ना, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश को। तो विषुवत वृत्त के उत्तर में जो भी अक्षांश रेखा है उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे, विषुवत वृत्त के जो दक्षिण में जो भी अक्षांश रेखाएं है ना, उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, जो महाराष्ट्र जो जगह है ना, इस महाराष्ट्र में चंद्रपुर हो गया, और ब्राजील जो आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ब्राजील, है ना। तो दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील ब्राजील पड़ता है ना, वो बेलो हॉरिजॉन्टे में पड़ता है ना। तो ये दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील है उसमें एक जगह है बेलो हॉरिजॉन्टे, ये दोनों एक ही अक्षांश, दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है। अब एक बात सोचो, विचार कीजिए, ये हमारा ग्लोब है, देखिए ये है, अब ये हमारा भारत है, ये ये आपको दिख रहा हो, ये वाला ये भारत है यहाँ पर, और यह महाराष्ट्र राज्य है, और उस महाराष्ट्र राज्य में एक जगह है चंद्रपुर, ये जो लिखी है, ये चंद्रपुर, ये भी हमारे 20 अंश पर स्थित है ना। और इसमें जो हमारी जो दक्षिण अमेरिका ना, ये वाली जगह है दक्षिण अमेरिका, और इसकी जो ब्राजील है ना, ये ब्राजील, ये वाली जगह है, तो ब्राजील में जो होरिजेंटो जो है ना, होरिजेंटो, ये भी 20 अंश पर ही है, 20 अंश अक्षांश रेखा पर। लेकिन अब हमें इसमें ये डिनोट नहीं कर पा रहे कि जगह अलग अलग दिखाई दे रही है, इसमें देश अलग अलग है, कि दोनों 20 अंश पर कैसे उपलब्ध हैं। पर हम इसको पता करने के लिए हमें यही मालूम पड़ेगा कि जो हमारे महाराष्ट्र में जो 20 अंश है ना, उत्तरी अक्षांश पर है, और जो आपके जो ब्राजील में जो पड़ता है ना, दक्षिण अमेरिका ब्राजील में जो बेलो होरिजेंटो, ये दक्षिणी अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में अब आपको समझ में आई होंगी। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, जो मैंने आपको भी बड़े अच्छे से बता दिया। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता। एक बात और है, ये बात बता रहा हूं मैं आपको, देखिए ये आपका ग्लोब है ना? ये आपकी विषुवत वृत्त रेखा है, विषुवत रेखा ये। अब विषुवत रेखा जैसे ही आप यहाँ से जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो ये जो रेखा है ना, जो खिंची हुई है, ये रेखा देखिए, ये सबसे बड़ी रेखा होगी बीच में, इससे छोटी ये रेखा हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऊपर इसकी चौड़ाई की जो मोटाई है ना पृथ्वी की, कम होती जा रही है, ध्रुव की तरफ ध्रुव की तरफ जैसे जा रहे हैं ना, इसकी मोटाई कम होती जा रही है, या मोटाई इसकी ज्यादा है, उभरी हुई है। लेकिन यहाँ जैसे हम ध्रुव की तरफ जा रहे हैं ना, विषुवत रेखा से जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की जो मोटाई होती है वो कम होती जा रही है, जैसे हम उत्तरी तरफ भाग रहे हैं, या ध्रुव जैसे हम ध्रुव की तरफ भागते हैं ना, जाते हैं, पृथ्वी की मोटाई कम होती जाती है, वो चपटी होती जाती है। वैसे इसकी देखो, यहाँ से इसकी जो लंबाई होगी, इसकी इसकी रेखा की, अच्छा रेखा की, वो इस रेखा से कम होगी, कि इसको घेरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो घेरने में ज़्यादा समय लगेगा, और लंबी भी ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, ये छोटी है इसकी अपेक्षा, ये छोटी इसकी अपेक्षा ये छोटी, ध्रुव की तरफ जाते जाते क्या होगा, इनकी जो ये ना अक्षांश रेखाएं, ये छोटी होती जाएंगी। बस यही बात बता रहा है। अब चीज समझ में आ रही होगी। इन अक्षांशों का आकार घटता जाता है, जो हमने आपको बता दी, देखो उसमें भी आपको बताया गया है। ये जो आपकी मेर रेखा है ना, ये वाली, ये बड़ी है, इससे छोटी ये वाली है, और इससे छोटी ये वाली है, और आगे बिल्कुल जीरो हो गई, आगे बिल्कुल छोटी हो गई। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर की या ध्रुवों की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ,
या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो इनके जो रेखा के जो लंबाई है ना वो छोटी होती जाती है। तो ध्रुवों पर तो बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, तो बिल्कुल वहां से चपटी हुई है। अब ये इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ये जो चित्र आपको दिखाया गया है ना इसको थोड़ा देख लेते हैं। जीरो अंश, जीरो अंश किसका मान है? विषुवत वृत्त का। अब हम थोड़ा यहाँ एक चीज बता दे रहे हैं आपको, यहाँ देख लीजिए। जैसे आपकी ये पृथ्वी है, ये दोबारा बनाता हूँ, देखिए ये पृथ्वी आपकी ना, इसका मान जीरो अंश विषुवत वृत्त माना गया है। विषुवत रेखीय का मान जीरो अंश है। अब इसका जीरो अंश मान किस लिए है? क्योंकि इसका इसका जो बीच की, देखो ये हमने आपको थोड़ी तिरछी दिखाई गई है लेकिन ये गोलाकार में दिखाई गई है, लेकिन सीधी रेखा होती है बिल्कुल। तो इसका जो कोण बनेगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये जीरो बनेगा, इसलिए जीरो मान है। अब जैसे आप ऊपर थोड़ा देखिए, इसमें देखा लिखा है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा पर आपको ये 23 से 1/2 अंश उत्तरी लिखा है इसमें, उत्तर की ओर। इसका मान कितना है? 23.5 डिग्री, 23.5 अंश, है ना, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, तो इसका मान 23.5 अंश क्यों हो गया? समझने वाली बात है। देखिए यहाँ तक, यहाँ हम एक मेन पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ के हम जो कोण जो निकालेंगे ना, ये कोण बनता है, और ये जो कोण बनता है यहाँ का, ये जो कोण बनता है ना, ये 23.5 से 1/2 अंश का बनता है, मतलब 23 से 1/2 अंश यानी 23.5 डिग्री का बनता है। ऐसे ही आपका ऊपर जाएंगे यहाँ, तो यहाँ तक की जो कोण बनेगा ये 66.5 का बनेगा, है ना। तो ये सीधा सीधा आपका 90 का बन जाता है, तो ये 90 अंश इसलिए, तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझने के लिए हमने आपको बता दिया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। आगे देखिए, तो ये उष्णकटिबंध क्षेत्र होगा, तो ये विषुवत रेखा है ना, ये जीरो अंश का मान है। अब कर्क रेखा जिसका मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर की ओर है, जिसका नाम कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री पर है। और ये दक्षिण में, विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री, है ना, दक्षिण में ये मकर रेखा है। तो उत्तरी अक्षांश पर जो 23.5 डिग्री का मान होता है, किसका होता है? कर्क रेखा का होता है, ध्यान रख लीजिए, कर्क रेखा मकर रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण माने गर्म, कट माने क्षेत्र, उष्ण माने गर्म, कटिबंध माने क्षेत्र। ये पूरा ये है ना, ये गर्म क्षेत्र है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है उष्ण कटिबंध। यहाँ सूर्य की किरणें चमकती रहती हैं पूरे साल। तो यहाँ गर्मी अधिक होती है। और आपको ये थोड़ा फैला हुआ भाग दिख रहा है ना, फैला हुआ नहीं है, ये उन्होंने गोल आकार में खींचा इसलिए आपको चौड़ा दिख रहा है, ये बराबर होता है ये। अब 23.5 डिग्री से अब आप देखिए चलते ध्रुवों की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो 23.5 डिग्री से आप इधर आएंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो यहाँ जो व्रत बनना है ना इसके बीच, ये देखिए उत्तरी उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत बनना है। ये क्या बनना है? उत्तरी ध्रुव व्रत, 66.5 डिग्री पर, उत्तरी अक्षांश पर। तो इसका जो बीच का क्षेत्र होता है ना, ये होता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध मतलब यहाँ बहुत ठंडी भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है, बीच का मौसम रहता है, इसलिए बोला है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी माने उत्तरी की दिशा में है इसलिए। अब इस उत्तरी शीत कटिबंध से लेके अब आप जब 90 डिग्री ध्रुवों पर जाएंगे ना, यहाँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो हमारा व्रत है, उत्तरी शीत कटिबंध व्रत है, यहाँ से आप ध्रुवों की तरफ जो 90 अंश इसका मान है, उत्तरी ध्रुव 90 अंश, यहाँ तक जो बीच का क्षेत्र ये देखा जा रहा है ना, ये वाला, ये तो उत्तरी शीत कटिबंध है, मतलब यहाँ कड़ाके की सर्दी रहती है, ठंड का मौसम रहता है हमेशा। वैसे स्थिति नीचे है ये, वैसे ही पोजीशन नीचे है। विषुवत वृत्त के नीचे मकर रेखा है, और मकर रेखा से लेके आपका जो दक्षिणी ध्रुव है ये वाला, ये
66.66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है ये। तो ये दक्षिणी ध्रुव व्रत बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की जगह है, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। बीच का मौसम मैंने आपको बताया, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। अब दक्षिणी ध्रुव व्रत से लेके दक्षिणी ध्रुव तक 90 डिग्री तक ये जो क्षेत्र है ना, दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र है, यहाँ पर ठंड रहती है, देखेंगे। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। और इनके बारे में देखो, हमको तो ज्योग्राफी बस यही पढ़ना है, ये पृथ्वी पढ़नी है हमको, आपको बस इसी के बारे में पढ़ना है। क्या है, पृथ्वी तो है, बस इसे ही तो पढ़ना है, और कुछ नहीं। तो इतनी चीज हमने आपको क्लियर कर दी, और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो थी, अक्षांश रेखाएं जो समांतर रेखाएं इसमें बताई गई हैं, वो मैंने आपको इसमें बता दी, समझा दी। अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, है ना, लिखा है तो हम इसे पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, देखिए। विषुवत 0 अंश उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तर में, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण में। ये अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, जो हमने आपको इसमें बता दी। ये हमने आपको बता दी, देखिए। कर्क रेखा, मकर रेखा, है, और ये दक्षिणी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत, हमने आपको बता दी। तो ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसका मान आपको बता दिया है, 37 डिग्री होता है ये। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री होना चाहिए, पर इसमें कोई कंप्यूटर की मिस्टेक कर रहा होगा, इसलिए इसका आकार ऐसा हो गया है। ये दक्षिण हो गया। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री, 66.5 डिग्री है ना उत्तर में, उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। विषुवत रेखा के 66 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत हो गया, दक्षिणी ध्रुव व्रत, जो हमने आपको ये बता दिया, ये हमने आपको बता दिया। ये उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत हो गया, ये जो जिसमें ये दिखाया गया, बता दिया हमने आपको। तो ये उन्होंने टॉर्च लेके प्रयोग करके बता दिया है कि जैसे अगर हमारी पृथ्वी अगर ऐसी खड़ी होती तो क्या होता। मानो ये जो टॉर्च जल रही है ना, ये सूर्य होता तो ये एक ही जगह पर सूर्य की किरणें पड़ती। लेकिन हमारी पृथ्वी फैली हुई है ऐसी, तो जो ये क्षेत्र यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है, यानी टॉर्च का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है, और जैसी जैसी तिरछी हो गई है ना, वैसी यहाँ तक ये प्रकाश थोड़ा कम होता जा रहा है। तो उन्होंने ये बात बताई है, ज्यादा नहीं बताई, है ना। अब देखिए, देखो, पृथ्वी के ताप कटबंध क्या होते हैं, देखिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, जो मैंने आपको इसमें बता दिया, इसमें आपको मैंने बता दिया। ये क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सूर्य सिर के ऊपर रहता है, मतलब गर्मी अधिक होती है तो वो क्षेत्र होता है गर्म, तो उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र, है ना। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो भी जितने भी अक्षांश होते हैं, है ना, ये अब ये आपकी कर्क रेखा मकर रेखा हो गई, कर्क रेखा मकर रेखा, इनके बाद जो भी अक्षांश ऊपर होंगे ये, और नीचे जो अक्षांश होंगे ये वाले, इन पर सूर्य कभी ऊपर नहीं जाएगा, इन मतलब इनमें तिरछी किरणें पड़ती रहेंगी। और यहाँ तो ध्रुवों पर तो और ही तिरछी किरणें पड़ जाती है, ऊपर जाते जाते और ही सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, ना के बराबर। वहां पर बर्फ जमी रहती है, तो प्रकाश पहुंचता है, लेकिन जितना यहाँ पहुंचता है, जितना यहाँ पहुंचता है, उतना यहाँ नहीं पहुंच पाता, और समझ रहे होंगे। तो ये चीज हमने आपको बता दी है, दोबारा मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि लिखा है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरण तिरछी होती जाती हैं, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कितना रहता है, मध्यम रहता है, मैंने आपको बता दिया, और जिसे ही हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव व्रत मैंने आपको बताया था, ये वाला,
ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त ये और उत्तरी ध्रुव ये बात हो रही है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त ये और दक्षिणी ध्रुव ये, इनके बीच की जगह, इन्हें इनके बीच की जगह, यहाँ इसके बीच की जगह के बारे में उन्होंने कहा है कि बीच के क्षेत्र कैसे होते हैं, ठंड बहुत होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो हमने आपको इतनी चीज हमने आपको बता दी। देखिए, अब हमने जान लिया अक्षांश रेखाएं। अब आती है हमारी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है, लेक्चर में टाइम लग रहा है लेकिन चीज आप समझ रहे होंगे, विश्वास मानिए कि ज्योग्राफी वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे के जाऊंगा कि आपको ज्योग्राफी द्वारा पढ़नी नहीं पड़ेगी, यदि आप हमारे साथ रह करके ये पढ़े रहते हैं साथ, और पूरी क्लास देखिए आप लोग, और अपने दोस्तों को भी भेजिए, और जो भी क्लास जो होगी आगे जो होने वाली उसको भी देखिए कंटिन्यू, तब समझ में आएगी ना, तब निकल के आएगा आपका कंटेंट। ऐसे एक दो क्लास देखने से क्या होता है, कुछ नहीं। और इधर उधर मत भागिए, बस बने रहिए। देशांतर क्या है, अच्छा हमने देख लिया। देशांतर देखिए, ये जो आपको खड़ी खड़ी जो लाइन दिख रही है ना, ये ये वाली लाइन, ये दिख रही है ना, ये क्या है, यही देशांतर रेखा होती है, यही देशांतर रेखा होती है जो आपको खड़ी हुई दिख रही है, ये है ना। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिणी पर स्थित है, 20 अंश दक्षिण में स्थित है। अब देखिए अक्षांश, अक्षांश रेखा हमको पता है नेटिव रेखा होती है, मैंने आपको बता दी, वो 20 अंश पर है दक्षिण दिशा में। अब बात हो रही है टोंगा द्वीप की, जो कहाँ है, प्रशांत महासागर में। और फिर बात हो रही है हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप की। तो ये तो अलग अलग जगह पर हो गए ना भाई, जहाँ जब प्रशांत महासागर है वहां पर हिंद महासागर थोड़ी नहीं होगा, प्रशांत महासागर अलग है, हिंद महासागर अलग जगह पर है भाई। प्रशांत महासागर अलग जगह पर है, हिंद महासागर आपकी अलग जगह पर है, पर लेकिन दोनों के अक्षांश रेखा है ना, वो दोनों सेम है, वो दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, वो है दक्षिण दिशा में ही, अक्षांश रेखा उनकी एक ही है, पर ये है अलग अलग जगह पर। वो हम कैसे पता करेंगे, वो आपके देशांतर रेखा से पता करेंगे, जो देशांतर रेखा है ना वो आपको बताएंगे। देखिए, तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो भी जोड़ने वाली जो रेखा होगी, ये आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो ये रेखा होगी ना, ये 0 डिग्री की होगी, और इस 0 डिग्री के पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री के पश्चिमी वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। तो इसका डिवाइडेशन होगा, डिवाइड, है ना। तो ये जो मिलेगी ना इसको, इसके आगे पीछे की जो होगी, पूर्व में पश्चिम में, उससे पता चलेगा, है ना। ये जो 0 डिग्री जो रेखा मानी गई है ना, सभी देशों के माध्यम से एक समिति बना करके बात की गई थी कि हम ये 0 डिग्री माने कहाँ से, तो आपके ग्रीनिश से मानी गई है, जहाँ राज्य की वेधशाला स्थित है वहां से मानी गई है 0 डिग्री। उससे पूर्व तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में समय जुड़ेगा, और जो पश्चिमी तरफ बढ़ेंगे तो माइनस में समय घटेगा। तो हम चीज इसी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामांतर, है ना, यानी देशांतरी रेखा कहते हैं। अब देखिए देशांतर रेखा ये बनी हुई है ना, ये रही, ये ये देशांतरी रेखा है बनी हुई है 0 डिग्री, ये वाली 0 डिग्री, ये वाली, ये, है ना। इसके इधर का पूर्वी गोलार्ध,
पूर्वी गोलार्ध, और इसके इधर का पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और ये जाते जाते ये सीधे 180 से जाके यहाँ मिल जाती है, और ये भी पश्चिम में जाते जाते 180 पर यहाँ मिल जाती है। तो दोनों के इनके 180 मान एक जगह पर होता है, पश्चिमी का और पूर्वी का, दोनों का। पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 60 हो गए, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 50, है ना, 160, 170, 180 यहाँ पे आ गए, है ना। यानी पूर्वी गोलार्ध घूमते घूमते 180 पर यहाँ आ गया। ऐसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। 30 हो गया, 60, 60 अंश पूर्वी गोलार्ध, 90 अंश पूर्वी गोलार्ध यहाँ तक हो गया, 120 अंश पूर्वी गोलार्ध गोलार्ध तक यहाँ तक हो गया, पूर्वी साइड में बढ़ते जा रहे हैं। और 150 पूर्वी गोलार्ध यहाँ तक हो गया ना, आगे और बढ़ गए। और 180 अंश पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध है ना, पश्चिमी गोलार्ध। तो ये 180 अंश पश्चिमी गोलार्ध यहाँ पर हो गया, 180 अंश पश्चिमी गोलार्ध ये यहाँ पर हो गया। तो पूर्वी गोलार्ध की 180 अंश और पश्चिमी गोलार्ध की 180 अंश वो एक ही बिंदु पर मिलते हैं यहाँ पर। एक ही रेखा है, एक ही रेखा दोनों की, 180 अंश पूर्वी और 180 अंश पश्चिमी, दोनों की एक ही रेखा है ये वाली। यहाँ पर किसी की पीछे से गई, पीछे से आई हुई है ना। तो चीजें आप समझ रहे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और इसीलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे, जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों को भेजेंगे। आगे देखते हैं क्या। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर बोलते हैं, यानी याम्योत्तर मतलब देशांतरीय रेखा, है ना। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किसमें? अंशों में। वो भी तो अंशों में मापते थे अच्छा रेखाओं को, पर इनकी जो आपस में दूरी होगी ना उसको अंश में मापते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान के लो ये 1 अंश हो गई, ये 2 अंश हो गई, है ना, ये 3 अंश हो गई। एक मिनट, इसको दोबारा सही से बना रहा हूँ मैं। जैसे ये हमारी देशांतर रेखाएं, ये सीधी सीधी, है ना। तो इनके बीच की दूरी अंश में 1, 2, 3, 4 है ना, ये दूरी हो गई अंश, ये ऊपर है 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, बीच की दूरी हो गई, है ना, क्रम। अब देखेंगे तो प्रत्येक अंश को मिनट में, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को हम निकालेंगे मिनट में, और प्रत्येक मिनट को निकाल सकते हो अपने सेकंड में। ऐसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है ना। और एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। देखिए ये जैसे जैसे आपको इसमें बता दे रहा हूँ, इसमें देख लीजिए, इस चित्र में बताऊँ इसमें। ये चित्र देखिए, ये वाला, ये इसके बीच की दूरी देखो, ये होगी ना, ये यहाँ पर, यहाँ बड़ी, यहाँ चौड़ी होगी, यहाँ दूरी ज्यादा हो गई। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये दूरी देखो ध्रुवों पर जाकर बिल्कुल शून्य होगी, यहाँ की दूरी शून्य होगी कि नहीं होगी। ऐसे यहाँ पर, ऐसे ये रेखा है, ये भी देशांतर रेखा है, इससे ऊपर बढ़ेगी तो यहाँ पर इसकी इस रेखा से पूरी, इस रेखा के बीच की दूरी ज्यादा है। अब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे उत्तर की दिशा में, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर आके इसकी दूरी कम हो गई। तो देशांतर की जब दूरियां ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं ना, जब हम देशांतर रेखा को ध्रुवों की तरफ बढ़ाते हैं, तो जब ध्रुवों की तरफ बढ़ती है ना, धीमे धीमे ऐसे ये इसकी दूरी आपस में कम होती जाती है, और जब ध्रुव बिंदु पर पहुंचते हैं ना ऊपर अंतिम छोर पर, तो वहां पर इनका वैल्यू 0 हो जाती है। वही उन्होंने बताया है। तो ये क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतरीय रेखाएं आपस में मिलती हैं, या में उत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है ना। इसमें यह कहा गया है, देखिए, अक्षांश रेखाएं हमने आपको बता दी थी, अक्षांश रेखाएं आपकी
ये होती है लेटी हुई, है ना, अक्षांश रेखा है ये वाली, ये जो है देशांतर रेखा आपकी खड़ी खड़ी हुई होती है। तो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो देशांतर रेखा उत्तर से लेके उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक इनकी जो दूरी होती है ना, ये समान होती है, समान है, पूरी इनकी लंबाई समान है। लेकिन इनकी ये जो पूरी गोला आकार की जो दूरी होगी ना, ये यहाँ बड़ी होगी, इससे छोटी यहाँ होगी, इससे छोटी यहाँ होगी, इससे छोटी यहाँ होगी, मतलब ध्रुवों तक बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो यही बात कही है, यही बात कही है ना। तो देशांतरी रेखाओं की जो लंबाई वो समान होती है, लंबाई समान होती है, और अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, आपको बता दिया ना। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, मुख्य संख्याओं में। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर यानी देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, जो मैंने आपको बता दिया, अभी बताया था ना उसमें ग्लोब पर, पूर्व की ओर पश्चिम की ओर, है ना, गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को या इस देशांतर को प्रमुख याम्योत्तर या प्रमुख देशांतर कहते हैं। इसमें आपको बताया था ना, ये ये जो रेखा जो खींची गई है ना 0 डिग्री, ये कई देशों ने ये तय किया था कि हम तो बताओ, हम अपना समय निर्धारित करेंगे पूरी पृथ्वी पर, हम एक जगह को तो कोई जीरो लेकर चलना पड़ेगा। तो उन्होंने जो ब्रिटेन की जो ग्रीनिच है वहां से, जो राज्य की वेधशाला स्थित है वहां से उन्होंने एक लाइन खींची 0 डिग्री, उसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा। और इसी के अनुसार पूर्व की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पश्चिमी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और उनका जो उनका डिवाइड कर दिया, बांट दिया, उनको रेखाओं को बांट दिया। ऐसी पूरी पृथ्वी पर 24 रेखाएं खींची गई, और 24 रेखाओं में एक से एक का मान 15 अंश, और एक अंश बराबर होता, अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना, एक अंश बराबर होता है 4 मिनट, और 15 अंश में गुणा करें, 15 अंश में का मान कितना होगा, 15 × 4 यानी 60 मिनट, और 60 मिनट का होता है 1 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। और है ऐसी 24 रेखाएं, तो 24 घंटे का हो गया ना। अब उस 0 डिग्री से जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो 15 डिग्री बढ़े तो 1 घंटा बढ़ गए, 30 डिग्री बढ़े, कितना हो गया, 2 घंटे बढ़ गए। ऐसी बढ़ते जाते, ऐसी पूर्व पश्चिमी तरफ जाते हैं ना, तो 15 डिग्री इधर पश्चिमी तरफ आए तो 1 घंटा घट जाएगा, वहाँ 12 बज रहे होंगे तो वहाँ अब यहाँ 11 बजेंगे। तो वो बात आपको उसमें बताई गई है, हम उसको अभी बताएंगे, है ना। तो इसका मान 0 अंश देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं, है ना, गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। प्रमुख यामांतर है या प्रमुख जो भी हमारी देशांतर रेखा वो, और जो 180 अंश पूर्वी और 180 पश्चिमी गोलार्ध रेखा, गोलार्ध देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीन खींची गई है, और इस 0 डिग्री के पूर्व में बढ़ते जाएंगे, और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और पश्चिम की तरफ, और जो जो 0 डिग्री जो रेखा खींची गई है ना ग्रीन से, उसके पश्चिम में बढ़ते जाएंगे, और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा मिलकर जो 180 पे जो बनती है ना, ये दोनों मिलकर के उसको दो भागों में बांट देते हैं, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर ये बोलते हैं पू, है ना, पू लिख के इसे हम पूर्वी बोलेंगे, और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम इसका उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम को एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो मैंने आपको बता दिया दोनों ही एक ही रेखा पर स्थित हैं, 180 अंश और 180 अंश पूर्व और पश्चिम की। देखिए इस वाले की बात हो रही है, इस 180 अंश की, ये दोनों पूर्व की साइड जाते हुए और पश्चिम की साइड जाते हुए एक ही इन पर मिल रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं ये, है ना।
मैंने आपको ये बता दी। हाँ। अब ग्लोब पर अक्षांश इन समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामांतरों के द्वारा बनी ग्रिड को आप देखेंगे। ग्रिड मतलब ये होती है, अब क्या ये ग्रिड ही तो है ये देखिए, ये अक्षांश रेखा गई है और ये अक्षांश रेखा गई हुई है और ये देशांतर रेखा आई है और ये देशांतर रेखा आई है, तो इसका जो बीच का जो क्षेत्र है ये ग्रिड हो गया। क्या हो गया? ये ग्रिड हो गया, है ना। तो ग्रिड को देखें, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे असम में जो धुबरी है ना, असम में धुबरी, वो 26 अंश उत्तरी अक्षांश पर, है ना, और 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए ये इतना। अब हम थोड़ा अपना ग्लोब देखते हैं। देखिए ये हमारा ग्लोब है ना। इन्होंने क्या कहा है, देखिए असम में जो धुबरी है, ये हमारा भारत देश है, भारत देश में असम है। तो यहाँ असम में ये जो 26 उत्तरी अक्षांश, तो 26 अंश उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश रेखा, ये वाले अक्षांश रेखा, ये वाले अक्षांश रेखा, तो 26 अंश उत्तरी अक्षांश यहाँ पर आ रही है 23 डिग्री से 23.5 डिग्री से पहले। 26 है ना, तो 23.5 डिग्री से ऊपर, है ना, 23.5 डिग्री से ऊपर यहाँ पर, इस जगह पर ये अक्षांश रेखा है यहाँ पर। और कितना बता रही है? 90 अंश पूर्वी देशांतर। तो 90 अंश पूर्वी देशांतर यहाँ पे, यहाँ आ रहा है, यहाँ पर 90 अंश पूर्वी देशांतर यहाँ आ रहा है। देखिए ये आपकी ग्रीनिश हो रही है, यहाँ पर ये ग्रीनिश हो रही है, यहाँ से इधर बढ़ते बढ़ते ये बढ़ते 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 हम इधर आते हैं यहाँ पे, तो 90 अंश यहाँ पे आ जा रही है आप। हाँ, तो 90 अंश ये हो गई यहाँ पे और 26 अंश ये हो गई। तो यहाँ इसकी स्थिति मालूम पड़ गई कि उन्होंने यही बताया, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। अब उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी, जो मैं आपको बता दी। इसको समझने के लिए एक कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज, तो बच्चों के लिए बता दिया है, फिर मैं हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ये क्षैतिज रेखा हो गई, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज, ये रेखा क्षैतिज हो गई, है ना। और ये रेखा ऊर्ध्वाधर होगी, ये वाली, है ना। तो क्षैतिज जो रेखा होगी क्षैतिज, ये आपके अक्षांश होगी, और जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा है ये आपकी देशांतर होगी। तो इन्होंने इसका ये इसमें बता दिया है। देखिए इसमें ये बताया इन्होंने, ये, है ना, ये बताया। तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या पता तो किसी के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो रहे हो तो इसी से पढ़ के समझ में आ जाए। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से, ये लो, 1 2 3 4 खींच ली। अब इनको आबासा मानेंगे, वो आबासा उसमें बताया गया है ना। तो क्षैतिज रेखा को का खा गा घाटा मानेंगे, इसका मानते हैं, एक मिनट को, का खा गा, और आगे और भी मान लेते हैं, घ, ये घा हो गया। अब देखो ये यहाँ काट रही है, ये यहाँ काट रही है, ये यहाँ काट रही है। इनको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, है ना। अब ये हिस्सा है ना, ये उत्तरी अक्षांश का और पूर्वी गोलार्ध का है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी गोलार्ध का है। तो ये 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश मान लेंगे इसे, है ना, इस पर स्थित है।
एक अंश का, एक अंश क्या, एक अंश पूर्वी देशांतरी रेखा पर, और का अंश क्या, अक्षांश रेखा पर स्थित है ये बिंदु ए। ऐसे पता करेंगे हम। तो ये चीज इसमें ऐसे बताई है, और इस बात को उन्होंने आगे और बता दिया है। और ये आपको चित्र दिखाएगा, देखिए ये है ना ग्रीनिश। तो यहाँ से देशांतर रेखा खींची गई है 0 डिग्री, यहाँ से देखो ये खींची गई ना, ये वाली खींची गई है। और इसके जो आगे बढ़ेंगे ना, ये इधर आगे, तो इसमें +1 +2 +3 जुड़ते गया है समय, +4 +5 +6 +7 +8 है ना, +9 +10 +11। अरे कहाँ भाग रहा है, ऐसे जोड़ा है इसमें, देखिए। हाँ, और इसमें आपका जो भारत है ना, ये आपका भारत है, आपका हम सबका, विश्व का भारत है। तो ये 5.5 घंटे आगे है, इस ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे का समय इसमें दिखाया जा रहा है। अब इसे, अब आप म्यांमार में देखेंगे, 6.5 घंटे का समय है इसमें। चीन में 8-8 घंटे का ज्यादा है इसमें, है ना, ये देखो। और इसमें रूस में तो 11 ही सीमा रेखाएं खींची गई है ना, इसमें अलग समय बढ़ता हुआ दिखाया गया, तो वही बात है इसमें, उधर प्लस में है। अब ये ग्रीनविच के पीछे देखते हैं ना, पीछे तो इसमें माइनस हो रहा है, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसमें एक एक घंटा पीछे होता जाएगा। 24 खींची गई है ना पूरी पृथ्वी पर, पूरी 12 उधर 12 इधर, 24 खींची गई है। तो इससे इसके बीच की जो दूरी होगी ना, वो एक एक घंटे का होता है, जिसका 1 घंटे का मतलब 15 इंच का मान, है ना, 15 इंच का मान होता है 1 घंटे का वैल्यू। ये इन्होंने इसमें दिखा दिया, तो ये हमने आपको बता दी ना, ये ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम देशांतर और समय, देखो हमने तो वो आपकी ग्लोब से हमने आपको अक्षांश रेखा देशांतर रेखा समझाने में हमने आपको इतना समय दे दिया, बहुत ज्यादा। और है छोटी चीज, आपकी एक बार चीज ये समझ में आ जाए, आपको दोबारा ना पढ़ने पड़े, हमने इसलिए इसको इतना टाइम दिया है, समझिए। देशांतर और समय देखेंगे आप, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, देखिए, पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी की गति, चंद्रमा की और ग्रहों की गति ही है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। पूरे विश्व में समय को निर्धारण करने का ये सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। स्थानीय समय है ना, तो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली जो परछाई है ना, बनने वाली परछाई से ये लगाया जाता है। तभी तो दोपहर के समय जब 12 बजे ना, तो उसमें सूर्य आसमान पर होता है, हमारे सिर के ऊपर, आसमान पर सिर के ऊपर होता है ना, हमारी परछाई छोटी बनती है 12 बजे। और सुबह और शाम जब सूर्य अस्त, सुबह सूर्य उगता है, शाम को अस्त होता है, तो वो हमारी परछाई बड़ी हो जाती है, इससे हम अपने समय को समझ सकते हैं। तो ये उन्होंने बताया है ना। तो ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। उस समय सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। इसकी बात कर रहे हैं ये, देखिए ये ग्रीनिच की जो रेखा है ना, यहाँ खींची गई है, यहाँ पे 0 डिग्री। ये अगर यहाँ 12 बजे होंगे ना, यहाँ पे इस जगह पर, तो यहाँ भी 12 बजेंगे, यहाँ भी बजेंगे, यहाँ इस जगह इस पूरी इस पर 12 बजेंगे यहाँ तक। जो स्थिति सूर्य की जब जहाँ होगी वो यहाँ तक और होगी स्थिति इस लाइन पर, हमें वही होगा, है ना, तो उन्होंने कहा है। आगे देखिए, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, किधर से, पश्चिम से पूर्व को चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, जो मैंने अभी आपको उसमें बता दिया। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है, देखिए। पृथ्वी का लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है पृथ्वी। पृथ्वी देखिए, हम इसको थोड़ा बता देते हैं जरा, देखिए
पृथ्वी पूरा एक चक्कर सूर्य का अपने अक्ष पर पूरा घूमना, घूर्णन, पूरा घूम जाते हैं अपने अक्ष पर यूं करके, यहाँ से घूमी, घूम के यहीं आ गई, मतलब ये ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसे घूर्णन, है ना, घूम के उसी स्थान पर आ जाती है, जैसे यहाँ से घूमी तो यहीं घूम के यहाँ फिर आ गई। ये उसकी, ये तो घूमती रहती है निरंतर, ये तो आपको पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, इसलिए दिन रात होते हैं, है ना, ऐसे घूमती रहती है। तो वही घूर्णन का समय कितना दिया गया उसने, देखिए, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो का समय पीछे होता है, हमने आपको बता दिया, ग्रीनिच में जो पश्चिम दिशा में जो जाते हैं ग्रीनिच से, ग्रीनिच ग्रीनिच जो रेखा है 0 डिग्री पर, उससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो वो माइनस में समय हो जाता है, पूर्व में जाएंगे तो प्लस का हो जाता है। तो पृथ्वी के लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन 360 पर घूम जाती है, 360 घूम जाती है होकर के, तो 24 घंटे बराबर होता है 60, और 1 घंटे बराबर हम देखेंगे तो 360 को भाग दे दीजिए 24 से, कितना होगा, यानी 1 घंटे बराबर 15 डिग्री निकल आएगा, है ना, करके देख लीजिए एक बार। और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, 15 अंश, और 1 अंश बराबर निकल आएगा आपका 4 मिनट, 4 मिनट, 1 अंश बराबर 15 अंश बराबर कितना होता है 60 मिनट, तो मिनट लिख लेंगे, और 1 अंश बराबर निकलता है 4 मिनट, मिनट, ये वैल्यू इन्होंने इसमें बताई है, देखिए। तो 4 मिनट में आपका 1 अंश घूम जाती है, 4 मिनट में कितना घूम गई, 1 अंश घूम गई है, एक है, 1 अंश घूम गई, है ना। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व, जैसे 15 अंश पूर्व दिशा में बढ़ेंगे ना, तो 15 अंश जैसे पूर्व दिशा में बढ़ेंगे तो 15 अंश कितना माना, 60 मिनट, 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, 15 अंश का मान कितना, 1 घंटा। तो 15 अंश पूर्व में समय कितना होगा, तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 15 × 4 होगा यहाँ पे, 15 × 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजेगा जब ग्रीनिच में 12 बजेंगे तब। लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश अगर पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजेंगे, मैंने आपको उसमें बता दिया। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर मध्यरात्रि होगी, 180 अंश जो हमने आपको दिखाया था ना पीछे, 180 अंश 0 डिग्री पीछे, 180 अंश, वहां पर क्या होगी, रात्रि होगी, क्योंकि 180 अंश मतलब पूरे 12 घंटे जुड़ जाएंगे, देखो उसमें 12 में प्लस 12 24 घंटे रात्रि होगी, है ना। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उससे उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ये मतलब सूर्य के अनुसार उन्होंने समय बता दिया, सूर्य के अनुसार। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी आम्योत्तरों पर, देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, मैंने आपको उस चित्र में बता दिया। हम मानक समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं, देखिए, हम किसी स्थान को हम मानक समय लेते हैं तो क्यों लेते हैं, है ना। और किसी किसी देश में तो देशांतर रेखा 3 3 4 4 गुजर जाती हैं, जैसे हमारे भारत देश में स्टार्टिंग में, शुरू में एक बीच में, है ना। तो अब हर देशांतर पर समय मानना, तो जैसे रेलवे का समय हो गया या किसी बस का समय या कोई समय ले, तो उनका तो आगे आगे अलग अलग समय की प्रणाली बना पाना कठिन हो पाता है ना। अब इतना समय कौन बनाएगा, हर अक्षांश हर देशांतरीय पर अलग अलग समय होगा, तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो जो एक मेन बिंदु होती है ना, एक जो रेखा होती है मेन, उसी को मान लेते हैं और उसी के अनुसार पूरे देश का समय होता है, जैसे अपने भारत में किया गया है, तो हम समझेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझ में आएगी ये वाली। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग 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 अलग
याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। देखिए, ये आपका भारत है, यानी पूरे विश्व का भारत। तो ये देखो 68 अंश पूर्वी, 82.5 अंश पूर्वी, और 97 अंश पूर्वी। पूर्वी पूर्वी क्यों है? क्योंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। हाँ, पूर्वी गोलार्ध में। ये पूरी पूर्वी लिखा है उन्होंने। तो देखिए, उदाहरण के लिए आप देखेंगे, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। जैसे बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली, जैसे आपका देशांतर ये हो गया, एक देशांतर ये हो गया, अब एक देशांतर ये हो गया। मान लो कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है गाड़ी कोई, तो यहाँ के लिए समय बनेगा, फिर यहाँ के लिए बनेगा, फिर यहाँ के लिए, फिर ये समय का हो जाएगा, सिस्टम थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मतलब ये चीज करने में थोड़ी कठिन हो जाएंगी। तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, यहाँ से और यहाँ तक का। कितना? 1 घंटा 45 मिनट का। ये असम का डिब्रूगढ़ है, असम यहाँ होगा, है ना, यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर या देशांतर, इससे हम देशांतर ही बोल देंगे, देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इसलिए हम इसको अपने देश में इसको मानक समय मानते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखा, इसको हम भारतीय मानक समय मानते हैं, है ना। तो इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है ना। तो आप देखेंगे, इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82, ये 82.5 होना चाहिए ना, तो ये थोड़ी, ये जो वृत्त सा बन गया ना गोला, ये वृत्त टाइप में, ये आयत टाइप में जो बनेगा, ये आयत टाइप में, ये कंप्यूटर मिस्टेक हो गई लिखने में। ये 82.5 डिग्री है ना। 82 डिग्री, 82 डिग्री या 82 अंश 30, ये मिनट का, ये ना, ये लगा हुआ है, ये मिनट मिनट का संकेत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया गया है। इसको 22.5 डिग्री क्या माना गया है? पूरे भारत का इसको समय माना गया है, मानक समय, जिसको फॉलो करते हैं हम पूरे भारत में। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, भोपाल का नगर है, छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे शुरू होगा, दोपहर के, है ना, अपराह्न दोपहर में 2 बजे होगा। अर्थात तब भारत के समय के अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे होगा। दो में 5.5 घंटे जोड़ देंगे आप भाई, दोपहर के 2 बजे में अब 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, तो 7:30 ही तो बजेंगे। तो 7:30 बजे शुरू होगा, तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। ये कब होगा? देर रात्रि को ये समाप्त होगा, इसलिए वो सो नहीं पाएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर होगा? 5.5 घंटे का, है ना। भारत ग्रीनिच के पूर्व, भारत है ना, तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, पूर्व देशांतर पर स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो क्या होगा? तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, कुछ देशों का, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे उदाहरण की तरफ देखेंगे आप, या उदाहरण के रूप में देखेंगे, रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। जो रूस है ना, उसमें 11 मानक समय है। देखिए, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक एक घंटे में 24 समय क्षेत्रों में। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। उन्होंने आपको दिखा दिया, मतलब इस देशांतर से लेके इस देशांतर के बीच में 15 डिग्री का अंतर है ना, 15 अंश का 15 अंश का अंतर है।
और ये जो 15 अंश होता है ना, तो एक अंश बराबर हमारा कितना होता है, 4 मिनट। और 15 अंश में आप गुणा, 15 अंश मतलब 15 गुणा करेंगे 4 का, तो ये निकलेगा हमारा 60 मिनट। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। इससे यहाँ तक की जो अंतर होगा समय का, 1 घंटे का होगा। ठीक। तो ये आज का हमारा समाप्त हुआ लेक्चर, है ना। तो आपके लिए अभ्यास, इस पृथ्वी का सही आकार क्या है। पृथ्वी किस सही आकार में है? पृथ्वी ऊपर चपटी हुई है, बीच में उभरी हुई है। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, वास्तविक प्रतिरूप पृथ्वी का। कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है, कितना है कर्क रेखा? 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के 3 ताप कटबंध कौन कौन से हैं? उष्ण कटबंध, शीतोष्ण कटबंध और शीत कटबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा क्या है? अक्षांश रेखा तो 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई हमारे अक्षांश रेखा। जो ध्रुव की तरफ जाते जाते उनकी दूरी कम होती जाती है ना। और देशांतर रेखा खड़ी हुई रेखा होती है ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रूप में। और ये हमारी जो अक्षांश रेखाएं, ये कैसी होती हैं? समानांतर होती है, समानांतर होती है ना। और इनके बीच की दूरी समान होती है, कम नहीं होती। लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ऊपर ध्रुव की तरफ जाते जाते कम हो जाती है। ये हमने आपको बता दिया। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध वाले क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वहां पर सूर्य चमक अधिक होती है, वहां पर सूर्य वही रहता है उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में। सूर्य उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में ही रहता है। तो इस तरह का आपके ये है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो 5.5 घंटे का समय अंतराल है। 42.5 डिग्री पर हमारा भारत, 42.5 डिग्री पर हमारा भारत की जो सीमा, जो समय की रेखा है ना, देशांतर रेखा, वो 42.5 डिग्री पर है। इसलिए इस तरह से ये आपका अभ्यास है ना। तो प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है? जो बुक प्रमुख जो मैन मानी गई है वो आपकी 0 डिग्री है। शीत कटबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटबंध ठंड वाला क्षेत्र ध्रुव के पास पाया जाता है ना। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? कितने देशांतर है कुल, बताइए, बताओ कितने। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप देंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ? दक्षिणी जो ध्रुव वृत्त है वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में भाई, दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड है ना, हमने जो आपको ग्रिड बताया था, वो किसका जाल है? अक्षांश रेखा में दशांतर रेखाओं यामात्रों का जाल है ये, है ना। मकर रेखा, ये आप भरोगे, मकर रेखा खालिस्तान भारत का मानक यामात्रो, ये आप भरोगे। 0 डिग्री यामात्तर, ये आप भरोगे, है ना। इनके नाम बताओ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ काम। ये खालिस्तान, ये वाले 3, ये 4, इनको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि भाई इतना हमने मूड मारा है, हमने आपको इतना समझा रहे हैं, है ना, तब से हम चिल्ला रहे हैं आपके सामने। इतना तो ये इतने क्वेश्चन तो आपको करने के बनते हैं, तो हमने आपको बता दिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, और हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा? देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं के बारे में जाना। किसी स्थान की अगर हमें सही स्थिति पता करनी है या जाननी है, या किसी कागज पर उसको दर्शाना है, तो हमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का जानकारी होना जरूरी है ना। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये क्या होते हैं, हमने इनको जान लिया। और समय की जो रेखा जो बताई गई है उसमें ग्रीनिश 0 डिग्री खींची की रेखा है, देशांतर रेखा, उसके बारे में पूर्व में बढ़ने पर क्या होता है, पश्चिम में बढ़ने पर क्या होता है, वो हमने सीख लिया, जान लिया हमने। और हमने ग्लोब की तरफ से, ग्लोब की माध्यम से हमने चीज़ों को सीखा है आज की क्लास में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे, इससे सब जो जिससे क्या उनको भी लाभ मिले। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।